तो गिरीश शर्मा जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। इस पीडीएम फॉर्मेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पीडीएम का जो फॉर्मेशन है वो सीधे सीधे तरीके से अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती है? क्योंकि अखिलेश यादव खुल करके पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और मुसलमान कह भी नहीं पाते थे, और इस वजह से उनकी काफी शिकायत भी होती थी। उनके विरोधी उन पर तीखा प्रहार भी करते थे कि आखिरकार अखिलेश यादव मुसलमानों के पक्ष में कुछ बोलने से डरते क्यों हैं, परहेज क्यों करते हैं? नमस्कार और आपको धन्यवाद मुझे अपने चैनल से जोड़ने के लिए। बहुत शानदार विषय पर आज आपने ये चर्चा आयोजित की है और मैं शुरुआत यहां से करना चाहता हूं। न तो पीडीए वो है जो उसके नाम से बताया जाता है, और न ही पीडीएम वो कर सकेगा जिसका इरादा पीडीएम के फाउंडर्स ने जताया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बीच जो राजनीति चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति चल रही है। उसके लिए उन सारे लोगों को जोड़ने की जरूरत है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। अब अखिलेश यादव जी ने एक जुमला के तरीके से एक पीडीए गठित कर लिया और पिछड़ा, दलित, मुस्लिम अलायंस उसका नाम दे दिया। मैं कहना चाहता हूं कि ये तो राज्यसभा के चुनाव में ही खुलासा हो गया था कि ये पीडीए एक जुमले जैसा है, ये रियलिटी में वह नहीं है जो बताया जा रहा है। दो प्रत्याशी अखिलेश जी ने राज्यसभा के लिए जो घोषित किए थे वो सामान्य जातियों से थे। केवल एक दलित प्रत्याशी था जिसको उन्होंने राज्यसभा के लिए 3 में से एक घोषित किया था। तो मैं कहना चाहता हूं, पिछले दिनों हमने देखा है आजम खान के साथ बुरे से बुरा बर्ताव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, लेकिन अखिलेश यादव कभी भी न तो मुखर होकर के उसकी आलोचना कर सके और न ही उन्होंने सड़क पर उतर करके कोई आंदोलन किया। इसलिए बड़ी दुविधा है। और पीडीए में पिछड़ा तो पिछड़ों का एक हिस्सा तो था, दलित तो कभी था ही नहीं, और मुस्लिम था, M22 समीकरण था। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम्स के जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर जो उपेक्षा बरती है, जो चुप्पी साधे रही है, चाहे अतीक की हत्या हो, चाहे आजम खान के साथ जो बुरा बर्ताव हो रहा है वो हो, इस सब के कारण वो आज जो पीडी है वो अप्रासंगिक सा होता चला जा रहा है। और मैं नहीं समझता कि अखिलेश जी उसका कोई महत्व साबित कर पाएंगे। और इंडिया गठबंधन में भी अखिलेश जी ने शुरुआत में ये कहा था कि हम इंडिया गठबंधन के मुख्य दल हैं और हमको उसमें खुली छूट मिलनी चाहिए, और उनको खुली छूट दी गई निर्णय लेने की। लेकिन उन्होंने इंडिया गठबंधन को भी तितर बितर कर दिया। अजीत सिंह के सुपुत्र जयंत चौधरी पहले ही चले गए, अब पल्लवी जी चली गई, चंद्रशेखर रावण भी जा चुके हैं। तो इस तरह से ये बिखरता ही चला जा रहा है। पीडीएम के बारे में मैं इतना कहूंगा, एक युवा नेत्री का एक ये प्रयास है, लेकिन इसके साथ दिक्कत यह है तो उनके साथ एक जाति विशेष का कुछ हिस्सा उनके साथ है, और वो भी 3, 4, 5 जिलों में वो 3 सीटों से ज्यादा घोषित भी नहीं कर सकी। और मैं ओवैसी साहब के बारे में कहना चाहूंगा कि वो यूपी और उत्तर भारत में कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उत्तर भारत के अल्पसंख्यकों का ये चरित्र है कि वो अल्पसंख्यकों के नाम से बनी पार्टी जैसे मुस्लिम लीग, पीस पार्टी, इनको कभी वोट नहीं देते। वो सांप्रदायिकता के विरोध में जिन पार्टियों को वो सेकुलर समझते हैं उनको वोट दिया करते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है ये दोनों ही पीडीए और पीडीएम ये कोई खास नहीं कर पाएंगे। हाँ, इससे वोटों का विभाजन होगा और एनडीए और भाजपा नहीं, को पर वोटों का भारी लाभ विभाजन मिल होगा सकता महेंद्र है। सिंह जी,
वोटों का विभाजन होगा महेंद्र सिंह जी, तो फायदा तो एनडीए को मिलेगा। अगर पीडीएम थोड़ा भी कामयाब होता है, जिसकी बात अखिलेश यादव करते रहे हैं, तो फायदा तो निश्चित तौर पर एनडीए को मिलेगा। हाँ देखिए पंकज जी, ये साफ है कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ आके चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, तो ये एकदम साफ था कि जो अल्पसंख्यक खासकर मुसलमानों का वोट, वो जो है इंडिया अलायंस के पक्ष में जाएगा। और अब जिस प्रकार से ओवैसी और जो है ये पल्लवी पटेल एक साथ आ गए हैं, निश्चित रूप से इससे इंडिया अलायंस को नुकसान होने वाला है। और कई सीटों पे, खासकर जहां पे अपना दल खमेरावादी थोड़ा सा आप कहें कि वहां पे एक पहचान है, उन सीटों पे निश्चित रूप से। और कुछ मुसलमान जो है उनको ओवैसी की वजह से वो इस गठबंधन में, नए गठबंधन में एक साथ जा सकते हैं। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि किस प्रकार से एक के बाद एक, जिस तरीके से तमाम दल, चाहे ओपी राजभर से शुरुआत हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, दारा सिंह हो, और उसके बाद अब पल्लवी पटेल हो, जिस आरएलडी के जो है जयंत चौधरी हो, जिस प्रकार से ये इंडिया अलायंस को छोड़ के ये सब दल जो है कहीं न कहीं एनडीए के साथ जाते हुए चले गए हैं, या एनडीए के साथ अगर नहीं भी गए हैं तो वो इंडिया अलायंस के खिलाफ खड़े हैं। तो ऐसे में ये साफ है कि जो है एक बड़ा प्रश्न उठता है अखिलेश यादव और राहुल गांधी के नेतृत्व पे कि क्या वो 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश को कितने मैं कहूं कि हल्के तरीके से ले रहे हैं, और कोई एक आप कहें कि बहुत ही गंभीर प्रयास ऐसा नहीं हो रहा है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को उत्तर प्रदेश में कोई भी जो है नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो। हालांकि ये बड़ी चर्चा थी कि जो मुसलमान है निश्चित रूप से वो अखिलेश यादव के साथ नाराज था, लेकिन वो कहीं न कहीं अपना एक राजनीतिक विकल्प के रूप में कांग्रेस को देख रहा था। और इस अलायंस के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया अलायंस की तरफ जो है बड़ी संख्या में मुसलमानों का उत्तर प्रदेश के रुझान होगा। और हमेशा देखिए जैसा अभी कहा गया, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान है वो उनके नाम पे बनी पार्टी को भले वोट न दे, लेकिन वो उन सभी पार्टी को वोट देते हैं और एक एक वोट बैंक की तरह वोट देते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती हो या हराने की क्षमता रखती हो। तो एक मुफ्त वोट जो है उन पार्टीज को जाता है, उनको आप जो है चाहे सेकुलर कहें चाहे जो भी उनको नाम दें। तो ऐसे में निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती है अखिलेश यादव के लिए और राहुल गांधी दोनों के लिए, जिस प्रकार से बड़ी संख्या में जो ये छोटे छोटे दल जो स्थानीय स्तर पे जिनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप 2017 से देखें कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इन छोटे छोटे जो जातीय आधार पे बने हुए जो दल हैं उनके साथ गठबंधन करके और 17 जीता, 19 जीता, 22 जीता, और अब एक तरीके से लग रहा है कि जो है 24 का चुनाव भी मुझे ये ऐसा प्रतीत हो रहा कहीं एक तरफा न हो जाए, जिस प्रकार से अब सिर्फ 2 दल बचे हैं। और आप ही के शो पे पंकज जी ये चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस तरीके से अपने एक पुरानी सहयोगी का जो है मजाक उड़ाया गया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा, और तब घोषणा की गई, जो आज अभी वो बोल भी रही है कि हमें पता ही नहीं था कि हम 2022 से जो है इस गठबंधन में साथ हैं। तो एक थोड़ा सा ये राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाता है इंडिया अलायंस के जो दोनों बड़े नहीं, नेता हैं उनके तरफ से। वो महेंद्र सिंह जी दिखाता है, लेकिन एक दूसरा पहलू इसका यह भी है कि एआईएमआईएम को वोट 0.49% मिला था, नोटा से भी कम मिला था। ज्ञानेंद्र मिश्रा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, जिस पार्टी को 0.49% एआईएमआईएम जो पार्टी है, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, जिनको मीडिया कवरेज तो बहुत मिलती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, उनका परसेंटेज पॉइंट आधे % से भी कम वोट मिलता है। यह बात और है कि अगर आप सीटों के लिहाज से देखें तो तकरीबन 7 ऐसी सीटें हैं जहां पर इन्होंने कुछ वोट पा करके समाजवादी पार्टी को हरा दिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है
कि इनका अगर पल्लवी पटेल से अलायंस हो भी जाता है तो क्या ये अलायंस इतना फॉर्मिडेबल होगा कि किसी पार्टी का कुछ उस तरीके से बिगाड़ पाएगा, खास तौर पर तब जब मुसलमानों में इस तरह की बात कही जाएगी कि आपके वोटों का बिखराव होगा तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। सवाल ये उठ रहा है। वैसे कहने को बीएसपी भी बहुत सारी सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतार रही, लेकिन क्या इसका असर आप वाकई देखते हैं? क्योंकि अभी गिरीश शर्मा जी कह रहे थे कि देखिए सालों से मुस्लिम जो है मुसलमान की राजनीति करने वाली पार्टी को वोट करते हुए नहीं दिखे, इसलिए एआईएमआईएम यहां सफल होता भी नहीं दिखा। तो इस आधार पर अगर पल्लवी पटेल ने अलायंस कर भी लिया है तो क्या आपको दिखता है कि ये किसी भी तरीके से नुकसान अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के कॉम्बिनेशन को पहुंचा सकेंगे? पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं पंकज जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो आपने एक बहुत ही प्रासंगिक मुद्दा उठाया है और आपका प्रश्न बहुत ही सार्थगर्भित है और इसको गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। जैसा कि आपने कहा कि भारत के मतदाता और खास करके अभी जो परिस्थिति है उसमें जो मुस्लिम मतदाता हैं वो बहुत ही सावधानी और होशियारी से अपना मतदान करेंगे। और जिस तरह से ओवैसी जी हर नॉर्दर्न स्टेट में खास करके जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी की का एक तरह से वर्चस्व है, वो काफी मजबूत पार्टी के रूप में उभर कर आती है, उसका वोट शेयर बहुत ज्यादा है, वहां पर ये पहुंचकर कई इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल सीट्स पे जिस तरह से लड़ने की कोशिश करते हैं, चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुस्लिम मतदाताओं को ये बात बिल्कुल पता है कि जैसा आपने कहा और जिस तरह से उनको वोट शेयरिंग उनकी दिखती है वो बहुत ही मिनिमल है। और इसका कारण है कि मुस्लिम मतदाताओं को पता है कि अगर इनको कुछ वोट्स दे भी दिया जाए तो इसका जो अंतिम परिणाम वो यही है कि इससे भाजपा को ही एक तरह से राजनीतिक ताकत मिले। अब जो ये पल्लवी पटेल जी का और ओवैसी जी का जो गठबंधन है, ऑब्वियसली ये बहुत ही अननेचुरल सा गठबंधन है। ये एक परिस्थिति और समयवश किया गया गठबंधन मालूम होता है जहां दोनों ही पार्टी एक दूसरे के अस्तित्व को संभालने की कोशिश में करेंगी और ये कोशिश करेंगी कि शायद कुछ वोटों का इधर से उधर हो जाए और उनको कुछ जगहों पे या कई कुछ परसेंटेज ऑफ वोटों का फायदा हो जाए। लेकिन इसका कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ेगा और किस हद तक वो उनका नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, पर इसका उत्तर देना इतना आसान नहीं होगा। मेरी समझ से अगर आप मेरी राय माने तो इसका कोई बहुत जमीनी स्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका जिसको हम अंग्रेजी में ऑप्टिक्स कहते हैं, ये बेसिकली एक ऑप्टिक्स का मामला है कि आप जब गठबंधन की राजनीति हो रही है और सभी पार्टियां खास करके भाजपा जो अपने आप को अकेले ही काफी मजबूत पार्टी समझती है, वो कई स्तरों पर कई राज्यों पर छोटे बड़े गठबंधन के साथ दलों के साथ अपना गठबंधन करके अपना वोट साधने की कोशिश कर रही है, जो कि करना भी चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और डू एंड डाई की स्थिति है अपोजिशन के लिए, खास करके इंडिया अलायंस के को खास करके, क्योंकि अगर फिर भाजपा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है अपने थर्ड टर्म में तो ये एक बड़ा जोल्ट होगा इंडिया अलायंस के सर्वाइवल पे, यूनिटी पे और उनके पर्पसनेस पे। तो ये पर आपने जो प्रश्न उठाया कि ओवैसी साहब का क्या प्रभाव होगा और मुस्लिम मतदाता उनको एक वोट काटने का जो एक पहलू है उसको ध्यान में रखकर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पीछे ही रैली करेंगे और ओवैसी साहब को कोई बहुत ज्यादा
वहां पे सहयोग नहीं मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है, हालांकि उन्होंने, इन दोनों पार्टियों ने अपनी एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की है, जहां पर ओबीसी एंड मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन क्रिएट किया जाए, पर इन दोनों का ही अपना अस्तित्व और पहुंच और फाइन फाइन, संगठन पॉइंट इतना टेकन, नहीं है। पॉइंट टेकन।